3 अपनी प्रैक्टिस को मिलाएं। यह शायद सहज नहीं लगता कि पुनर्प्राप्ति रिट्रीवल प्रैक्टिस बार बार समीक्षा और फिर से पढ़ने की तुलना में एक अधिक प्रभावी सीखने की रणनीति है, लेकिन खेलों में परीक्षण टेस्टिंग के महत्व को हम में से अधिकांश स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं। इसे हम प्रैक्टिस 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 कहते हैं। खैर, यहाँ एक अध्ययन है जो आपको चौंका सकता है। 8 साल के बच्चों के एक समूह ने जिम क्लास में बाल्टियों में बीन बैग फेंकने का अभ्यास किया। आधे बच्चों ने 3 फीट दूर बाल्टी में फेंका, बाकी आधे बच्चों ने 2 फीट और 4 फीट दूर बाल्टियों में फेंकने का अभ्यास किया। 12 हफ्तों के बाद सभी बच्चों का 3 फीट दूर बाल्टी में फेंकने के लिए परीक्षण किया गया। सबसे अच्छा प्रदर्शन उन बच्चों ने किया जिन्होंने केवल 2 फीट और 4 फीट दूर बाल्टियों में अभ्यास किया था, लेकिन कभी 3 फीट बाल्टी में नहीं फेंका था। हम बीन बैग पर वापस आएंगे, लेकिन पहले सीखने के बारे में एक व्यापक रूप से प्रचलित मिथ पर थोड़ा ध्यान दें। मास्ट प्रैक्टिस का मिथ हम में से अधिकांश ये मानते हैं कि सीखना बेहतर होता है जब आप किसी चीज को पूरी लगन और एकाग्रता के साथ करते हैं। वह प्रैक्टिस 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 जो किसी कौशल को याददाश्त में गहराई तक बैठा देने के लिए होती है। किसी एक चीज पर फोकस करके बार बार अभ्यास करने में हमारा विश्वास कक्षा के शिक्षकों, एथलीटों, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स और छात्रों के बीच गहराई तक व्याप्त है। शोधकर्ता इस प्रकार के अभ्यास को मास्ट प्रैक्टिस कहते हैं, और हमारा विश्वास मुख्य रूप से इस सरल तथ्य पर आधारित है कि जब हम इसे करते हैं तो हमें इसका प्रभाव दिखता है। फिर भले ही हमारी आंखें हमें जो दिखाएं, यह विश्वास गलत है। यदि सीखने को नई जानकारी या कौशल हासिल करने में लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाए, तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि आप इसे कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन क्या यह लंबे समय तक बना रहता है। हालांकि अभ्यास सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययनों ने दिखाया है कि अभ्यास तब अधिक प्रभावी होता है जब इसे अलग अलग प्रशिक्षण में विभाजित किया जाए और अंतराल दिया जाए। मास्ट प्रैक्टिस से होने वाले त्वरित लाभ अक्सर स्पष्ट होते हैं, लेकिन इसके बाद होने वाली त्वरित भूल भुलैया स्पष्ट नहीं होती। स्पेस्ड प्रैक्टिस, अंतराल वाले अभ्यास, अन्य प्रकार की शिक्षा के साथ इंटरलित और विविधता वाले अभ्यास से बेहतर मास्टरी, लंबे समय तक स्मरण शक्ति और अधिक बहुमुखी प्रतिभा मिलती है, लेकिन इन लाभों की कीमत चुकानी पड़ती है। जब अभ्यास अंतराल, मिश्रित और विविध होता है तो इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आप इस बढ़े हुए प्रयास को महसूस करते हैं, लेकिन जो लाभ यह प्रयास पैदा करता है उसे महसूस नहीं कर पाते। इस प्रकार के अभ्यास से सीखना धीमा लगता है और आपको मास्ट प्रैक्टिस से मिलने वाले त्वरित सुधार और संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ तक कि उन अध्ययनों में जहाँ प्रतिभागियों ने स्पेस्ड लर्निंग से बेहतर परिणाम दिखाए, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई सुधार किया है। उनका मानना था कि उन्होंने मास्ट प्रैक्टिस से बेहतर सीखा। लगभग हर जगह आपको मास्ट प्रैक्टिस के उदाहरण मिलते हैं। ग्रीष्मकालीन भाषा शिविर, कॉलेज जो एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करते हैं, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार जो एक सप्ताहांत में आयोजित किए जाते हैं। परीक्षा के लिए रट्टा लगाना भी मास्ट प्रैक्टिस का एक रूप है। ये एक उत्पादक रणनीति की तरह महसूस होता है और ये आपको अगले दिन के मिड टर्म तक पहुंचा सकता है, लेकिन अधिकांश सामग्री फाइनल परीक्षा तक आते आते भूल जाती है। स्पेस्ड प्रैक्टिस कम उत्पादक महसूस होती है क्योंकि कुछ भूलने की प्रक्रिया हो चुकी होती है और आपको अवधारणाओं को याद करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे ऐसा लगता है जैसे आप इसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जो आप उस समय नहीं समझ पाते वह यह है कि यह अतिरिक्त प्रयास सीखने को और मजबूत बना रहा है। स्पेस्ड प्रैक्टिस के लाभ लंबे समय से सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन इसे समझने के लिए 38 सर्जिकल रेजिडेंट्स के इस अध्ययन पर गौर करें। उन्होंने माइक्रो सर्जरी, छोटे रक्तवाहिकाओं को फिर से जोड़ने पर 4 छोटे पाठ सीखे। प्रत्येक पाठ में कुछ निर्देश और फिर अभ्यास शामिल था। आधे डॉक्टरों ने ये चारों पाठ एक ही दिन में पूरे कर लिए, जो कि सामान्य इन सर्विस शेड्यूल है। बाकी डॉक्टरों ने वही 4 पाठ पूरे किए, लेकिन उनके बीच एक सप्ताह का अंतराल था।
1 महीने बाद उनकी आखिरी क्लास के बाद किए गए परीक्षण में जिन डॉक्टरों ने 1 सप्ताह के अंतराल पर पाठ लिया था, उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपने सहयोगियों से बेहतर प्रदर्शन किया। सर्जरी पूरी करने में लगा समय, हाथ की गति की संख्या और जीवित चूहों की कटी हुई धमनियों को फिर से जोड़ने में सफलता। दोनों समूहों के बीच प्रदर्शन का अंतर प्रभावशाली था। जिन्होंने सभी 4 सत्र एक ही दिन में पूरे किए थे, वे सभी मापदंडों पर कम स्कोर करते थे और उनमें से 60% ने चूहों की रक्त वाहिकाओं को इतना नुकसान पहुंचाया कि उनकी सर्जरी पूरी नहीं हो पाई। स्पेस्ट प्रैक्टिस मास्ट प्रैक्टिस से अधिक प्रभावी क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि नई जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में समाहित करने के लिए एक कंसोलिडेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें स्मृति के निशान दिमाग में नई जानकारी के प्रतिनिधित्व मजबूत होते हैं, उन्हें अर्थ मिलता है और पहले के ध्यान से जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया घंटों में विकसित होती है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। तेज तर्रार अभ्यास शॉर्ट टर्म मेमोरी पर निर्भर करता है, लेकिन स्थायी सीखने के लिए मानसिक पुनरावलोकन और कंसोलिडेशन की अन्य प्रक्रियाओं के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए स्पेस्ट प्रैक्टिस बेहतर काम करती है। थोड़ी भूलने के बाद नई जानकारी को याद करने के लिए बढ़े हुए प्रयास का प्रभाव यह होता है कि यह कंसोलिडेशन को फिर से सक्रिय करता है और स्मृति को और मजबूत करता है। इस प्रक्रिया के बारे में कुछ सिद्धांतों को अगले अध्याय में और विस्तार से बताया गया है। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस 2 या अधिक विषयों या कौशलों के अभ्यास को इंटरलीव मिश्रित करना भी मास्ट प्रैक्टिस का एक अधिक शक्तिशाली विकल्प है। इसका एक त्वरित उदाहरण देखें। कॉलेज के 2 समूहों के छात्रों को 4 दुर्लभ ज्यामितीय ठोसों वेज, स्फेरॉइड, स्फेरिकल कोन और हाफ कोन के आयतन का पता लगाना सिखाया गया। एक समूह ने अभ्यास के लिए समस्याओं का एक सेट हल किया जो समस्या के प्रकार के अनुसार क्लस्टर्ड समूहित था। पहले वेज के लिए 4 समस्याएं, फिर स्फेरॉइड के लिए 4 समस्याएं आदि। दूसरे समूह ने वही अभ्यास समस्याएं हल की, लेकिन समस्या के प्रकार के अनुसार क्रम को इंटरलीव मिश्रित किया गया। जैसा हमने पहले बताया, परिणाम आपको आश्चर्यचकित नहीं कर सकते। अभ्यास के दौरान जिन छात्रों ने समस्याओं को क्लस्टर्ड तरीके से हल किया, उन्होंने औसतन 89% सही किया, जबकि जिन छात्रों ने समस्याओं को मिश्रित क्रम में हल किया, उन्होंने केवल 60% सही किया। लेकिन 1 सप्ताह बाद अंतिम परीक्षा में क्लस्टर्ड तरीके से अभ्यास करने वाले छात्रों का औसत केवल 20% सही था, जबकि इंटरलीव अभ्यास करने वाले छात्रों का औसत 63% सही था। समस्या प्रकारों के मिश्रण ने अंतिम परीक्षा के प्रदर्शन को 2% तक बढ़ा दिया, जबकि शुरुआती सीखने के दौरान इसे बाधित किया। अब मान लें कि आप एक कंपनी में ट्रेनर हैं और कर्मचारियों को 10 प्रक्रियाओं वाली एक जटिल नई प्रक्रिया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सामान्य तरीका यह है कि प्रक्रिया 1 को सिखाएं और इसे कई बार दोहराएं जब तक कि प्रशिक्षुओं को यह पूरी तरह से ना आ जाए। फिर आप प्रक्रिया 2 पर जाते हैं, इसे कई बार दोहराते हैं, इसे समझाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह तेजी से सीखने का आभास कराता है। इंटरलीव प्रैक्टिस कैसी दिखेगी? आप प्रक्रिया 1 को केवल कुछ बार अभ्यास करवाते हैं, फिर प्रक्रिया 4 पर जाते हैं, फिर प्रक्रिया 3 पर, फिर प्रक्रिया 7 पर और इसी तरह। अध्याय 8 बताता है कि कैसे फार्मर्स इंश्योरेंस अपने नए एजेंटों को कुशलता के प्रमुख सेट्स पर वापस लौटने वाले यादृच्छिक अनुक्रमों की श्रृंखला में सिखाता है, जिससे प्रत्येक चरण में संदर्भ और अर्थ की परतें जुड़ती हैं। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस से सीखना मास्ट प्रैक्टिस की तुलना में धीमा लगता है। शिक्षक और छात्र इस अंतर को महसूस करते हैं। वे देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व को समझने में अधिक समय लग रहा है और इसके लंबे समय के लाभ स्पष्ट नहीं होते। परिणाम स्वरूप इंटरलीविंग अप्रचलित और शायद ही कभी उपयोग की जाती है। शिक्षक इसे पसंद नहीं करते क्योंकि ये धीमी लगती है। छात्रों को ये भ्रमित करने वाली लगती है। वे अभी नई सामग्री को समझना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वे इसे पूरी तरह समझ पाएं, उन्हें दूसरे पर स्विच करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन शोध स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अगर आप इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का उपयोग करते हैं तो महारत और दीर्घकालिक स्मृति काफ़ी बेहतर होती है।
वेरिएड प्रैक्टिस। अब बीन बैग अध्ययन के बारे में सोचें, जहां वे बच्चे जिन्होंने 3 फीट पर अभ्यास नहीं किया था सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बीन बैग अध्ययन मोटर कौशल की महारत पर केंद्रित था, लेकिन कई प्रमाण बताते हैं कि इसके पीछे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सीखने पर भी लागू होता है। बुनियादी विचार यह है कि वेरिएड प्रैक्टिस, जैसे विभिन्न दूरी पर बाल्टियों में बीन बैग फेंकना, सीखने को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करने और इसे सफलतापूर्वक लागू करने की आपकी क्षमता में सुधार करता है। आप विभिन्न परिस्थितियों और उनमें सफल होने के लिए आवश्यक आंदोलनों के बीच के संबंधों की व्यापक समझ विकसित करते हैं। आप संदर्भ को बेहतर ढंग से पहचानते हैं और अधिक लचीला मूवमेंट वोकैबुलरी विकसित करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न मूवमेंट। वेरिएबल ट्रेनिंग के दायरे जैसे 2 और 4 फीट के थ्रो को विशेष कार्य जैसे 3 का थ्रो तक शामिल करना चाहिए या नहीं, यह आगे के अध्ययन का विषय है। वेरिएबल ट्रेनिंग का समर्थन करने वाले प्रमाण हाल के न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों द्वारा समर्थित हैं, जो सुझाव देते हैं कि अलग अलग प्रकार के अभ्यास मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं। वेरिएड प्रैक्टिस से मोटर कौशल सीखना, जो मास्ट प्रैक्टिस की तुलना में अधिक संज्ञानात्मक चुनौतीपूर्ण है, मस्तिष्क के उस क्षेत्र में समेकित होता है जो उच्च स्तरीय मोटर कौशल सीखने की अधिक कठिन प्रक्रिया से जुड़ा है। दूसरी ओर, मास्ट प्रैक्टिस से मोटर कौशल सीखना मस्तिष्क के उस क्षेत्र में समेकित होता है जो अधिक सरल और कम चुनौतीपूर्ण मोटर कौशल सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मास्ट प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त सीखना अपेक्षाकृत सरल या कम समृद्ध प्रतिनिधित्व में एनकोड होता है, जबकि वेरिएड और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त सीखना मस्तिष्क की अधिक शक्ति की मांग करता है और इसे अधिक लचीले प्रतिनिधित्व में एनकोड करता है, जिसे अधिक व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। एथलीट्स के बीच लंबे समय से मास्ट प्रैक्टिस का पालन किया जाता रहा है। हुक शॉट लो, 20 फुट पुट मारो, बैकहैंड रिटर्न पर काम करो, रोल आउट करते हुए पास फेंको, बार बार और बार बार इसे सही तरीके से करने और अपनी मसल मेमोरी को प्रशिक्षित करने के लिए। या तो यही धारणा है। मोटर लर्निंग के लिए वेरिएबल ट्रेनिंग के फायदे धीरे धीरे अधिक व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं। हॉकी में एक टच पास पर विचार करें। इसमें आप पक गेंद प्राप्त करते हैं और तुरंत इसे अपनी टीम के साथी को पास कर देते हैं जो बर्फ पर आगे बढ़ रहा होता है। विरोधी को असंतुलित और पक कैरियर पर दबाव डालने में असमर्थ रखता है। जब जेमी कंपोन लॉस एंजेलिस किंग्स के सहायक कोच थे, तो उन्होंने टीम अभ्यास को एक ही स्थान से एक टच पास पर केंद्रित किया। भले ही ये मूव अभ्यास में अन्य मूव्स के अनुक्रम के साथ इंटरलीव किया गया हो, यदि आप इसे केवल रिंग के एक ही स्थान पर या मूव्स के एक ही अनुक्रम में करते हैं, तो यह उसी तरह है जैसे आप अपने बीन बैग को 3 फुट बाल्टी में फेंक रहे हों। कंपोन अब इस अंतर को समझ चुके हैं और उन्होंने अपनी ड्रिल्स बदल दी हैं। जब से हमने उनसे बात की, वे शिकागो ब्लैक हॉक्स में चले गए। हम यहाँ उन ब्लैक हॉक्स पर नजर रखे कह सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने ये लेख संशोधित किया, कंपोन और उनकी टीम पहले ही स्टैनली कप जीत चुकी थी। शायद ये कोई संयोग नहीं है। कॉग्निटिव स्किल्स लर्निंग में वेरिएबल प्रैक्टिस के फायदे मोटर कौशल की तुलना में संज्ञानात्मक कौशल सीखने के लिए वेरिएबल प्रैक्टिस के फायदे हाल ही के एक प्रयोग में दिखाए गए, जिसने बीन बैग टेस्ट को मौखिक वर्बल सीखने के लिए अनुकूलित किया। इस मामले में छात्रों ने अनाग्राम अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर शब्द बनाना जैसे मोस को खल किए। कुछ विषयों ने एक ही अनाग्राम को बार बार अभ्यास किया, जबकि अन्य ने एक ही शब्द के कई अनाग्राम्स का अभ्यास किया। जब उन्हें उसी अनाग्राम पर टेस्ट किया गया जिसे पहले समूह ने बार बार अभ्यास किया था, तो दूसरे समूह ने उस पर बेहतर प्रदर्शन किया। ये फायदे तब भी लागू होंगे जब आप पेड़ों की प्रजातियों की पहचान करने, केस लॉ के सिद्धांतों को अलग करने या एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम सीखने का अभ्यास कर रहे हों।
भेदभाव कौशल विकसित करना मास्ट प्रैक्टिस की तुलना में इंटरलीव्ड और वेरिएबल प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि वे हमें संदर्भ का मूल्यांकन करने और समस्याओं के बीच भेदभाव करना बेहतर सिखाते हैं। इससे हम विभिन्न संभावनाओं में से सही समाधान का चयन और उपयोग कर सकते हैं। गणित शिक्षा में मासिंग पाठ्यपुस्तक में निहित होती है। प्रत्येक अध्याय एक विशेष प्रकार की समस्या के लिए समर्पित होता है जिसे आप कक्षा में पढ़ते हैं और फिर होमवर्क के लिए उदाहरण के लिए 20 समस्याएं हल करते हैं। अगला अध्याय एक अलग प्रकार की समस्या से संबंधित होता है और आप उसी प्रकार की एकाग्रता से उस समाधान को सीखने और अभ्यास करने में डूब जाते हैं। आप इस तरह से पूरे सेमेस्टर में अध्याय दर अध्याय आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर अंतिम परीक्षा में समस्याएं सभी मिश्रित होती हैं। आप प्रत्येक समस्या को देखकर पूछते हैं, मैं कौन सा एल्गोरिदम उपयोग करूं? यह अध्याय 5, 6 या 7 में था। जब आप मास्ट या ब्लॉक रिपीटेशन की स्थितियों में सीखते हैं तो आपने उस महत्वपूर्ण सॉर्टिंग प्रक्रिया का अभ्यास नहीं किया होता, लेकिन जीवन आमतौर पर इस तरह से अनफोल्ड्स होता है। समस्याएं और अवसर अनियमित रूप से अनुक्रम से बाहर आते हैं। हमारी सीखने की व्यावहारिक उपयोगिता के लिए हमें यह पहचानने में निपुण होना चाहिए कि यह किस प्रकार की समस्या है, ताकि हम एक उपयुक्त समाधान का चयन और उपयोग कर सकें। शोध अध्ययन कई अध्ययनों ने इंटरलीव्ड और वेरिएबल प्रैक्टिस के माध्यम से हासिल की गई बेहतर भेदभाव क्षमता को प्रदर्शित किया है। एक अध्ययन में पेंटिंग्स को उनके कलाकारों के साथ जोड़ने की शिक्षा शामिल थी और दूसरे ने पक्षियों की पहचान और वर्गीकरण सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ताओं ने शुरू में भविष्यवाणी की थी कि पेंटर्स के कामों की पहचान में मास्ट प्रैक्टिस, यानी एक पेंटर के कामों के कई उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद अगले पेंटर के कामों का अध्ययन करना, छात्रों को प्रत्येक कलाकार की शैली की विशेषताओं को सीखने में सबसे अच्छा मदद करेगा। एक बार में एक कलाकार के कामों की मास्ट प्रैक्टिस छात्रों को बाद में कलाकृतियों को उनके कलाकारों से मिलाने में सक्षम बनाएगी। मैम, इसकी तुलना में कि विभिन्न कलाकारों के कामों को इंटरलीव्ड तरीके से देखने पर क्या होगा। ये विचार था कि इंटरलीविंग बहुत कठिन और भ्रमित करने वाला होगा। छात्र कभी भी प्रासंगिक आयामों को समझ नहीं पाएंगे। शोधकर्ता गलत है। मास्ट प्रैक्टिस के माध्यम से छात्रों ने जो एक पेंटर के कामों के बीच समानताएं सीखी थी, वे उन अंतर से कम उपयोगी साबित हुई जो उन्होंने इंटरलीविंग के माध्यम से कई पेंटरों के कामों के बीच सीखी थी। इंटरलीविंग ने बेहतर भेदभाव की क्षमता विकसित की और एक बाद के टेस्ट में बेहतर स्कोर उत्पन्न किए जिसमें कामों को उनके कलाकारों से मिलाना था। इंटरलीविंग समूह ने उन कलाकारों के नए उदाहरणों को सही ढंग से मिलाने में भी बेहतर प्रदर्शन किया जिन्हें उन्होंने सीखने के चरण के दौरान कभी नहीं देखा था। इन परिणामों के बावजूद इन प्रयोगों में भाग लेने वाले छात्रों ने मास्ट प्रैक्टिस को प्राथमिकता देना जारी रखा, यह मानते हुए कि यह उन्हें बेहतर सेवा देता है। यहाँ तक कि जब उन्होंने टेस्ट दिया और अपने प्रदर्शन से यह समझ सकते थे कि इंटरलीविंग सीखने के लिए बेहतर रणनीति थी, वे अभी भी इस विश्वास पर अड़े रहे कि एक कलाकार की पेंटिंग्स का केंद्रित अध्ययन बेहद था। मास्ट प्रैक्टिस के मिथक को दूर करना मुश्किल है, भले ही आप खुद इसके विपरीत सबूत का अनुभव कर रहे हों। पक्षियों की श्रेणीबद्धता सीखने में इंटरलीविंग की शक्ति। पक्षियों की श्रेणीबद्धता सीखने में इंटरलीविंग प्रैक्टिस की शक्ति को कई अध्ययनों ने पुनः पुष्टि की है। ये चुनौती जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक जटिल है। एक अध्ययन ने 20 विभिन्न पक्षी परिवारों, थ्रेशर्स, स्वैलोज, रेन्स, फिन्स आदि पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक परिवार के भीतर छात्रों को 1 दर्जन प्रजातियां, ब्राउन थ्रेशर, बिल थ्रेशर, बेंडायर का थ्रेशर आदि प्रस्तुत की गई। किसी पक्षी के परिवार की पहचान के लिए आप कई लक्षणों पर विचार करते हैं, जैसे आकार, पंख, व्यवहार, स्थान, चोंच का आकार, आंख की पुतली का रंग आदि। पक्षियों की पहचान में समस्या यह है कि परिवार के सदस्य कई लक्षण साझा करते हैं, लेकिन सभी नहीं। उदाहरण के लिए अधिकांश लेकिन सभी थ्रेशर्स की चोंच लंबी और हल्के से मुड़ी होती है।
क्योंकि वर्गीकरण के नियम इन विशिष्ट लक्षणों पर ही निर्भर कर सकते हैं, न कि परिभाषित लक्षणों पर जो हर सदस्य के लिए समान हो। पक्षियों की श्रेणीबद्धता अवधारणाओं को सीखने और निर्णय लेने का विषय है, केवल विशेषताओं को याद रखने का नहीं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बनाम फैक्चुअल नॉलेज, इन अध्ययनों से निकाला गया निष्कर्ष यह है कि रिकॉल और रिकग्निशन तथ्यात्मक नॉलेज की आवश्यकता रखते हैं, जिसे सीखने का एक निम्न स्तर माना जाता है, जबकि अवधारणात्मक नॉलेज को तत्वों के अंतर अंतर संबंधों की समझ की आवश्यकता होती है, जो उन्हें एक बड़े ढांचे के भीतर एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान वर्गीकरण के लिए आवश्यक है। इस तर्क के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि तथ्यों और उदाहरणों को याद करने का अभ्यास उच्च बौद्धिक व्यवहार के लिए आवश्यक सामान्य विशेषताओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन पक्षियों की श्रेणीबद्धता के अध्ययन से विपरीत सुझाव मिलता है। सीखने की रणनीतियां जो छात्रों को जटिल प्रोटोटाइप, परिवार समानताएं की पहचान और अंतर करना सिखाती हैं, उन्हें उन प्रकार के संदर्भात्मक और कार्यात्मक मतभेदों को समझने में मदद कर सकती हैं जो सरल ज्ञान प्राप्ति से परे हैं और समझ के उच्च स्तर तक पहुंचती हैं। मेडिकल छात्रों के लिए जटिल ज्ञान में सुधार, सीधी सादी तथ्यों की जानकारी और गहरे ज्ञान के बीच अंतर, जो ज्ञान का लचीला उपयोग करने की अनुमति देता है, थोड़ा अस्पष्ट हो सकता है। लेकिन यह वाशिंगटन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल सेंट लुइस के डगलस लार्सन के साथ मेल खाता है, जो कहते हैं कि पक्षियों की श्रेणीबद्धता के लिए आवश्यक कौशल उन कौशलों के समान हैं जो डॉक्टर को किसी मरीज की समस्या का निदान करने में चाहिए। लार्सन कहते हैं, विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें तुलना करने के लिए अधिक बारीकियां दिखाने में मदद करती है। यह चिकित्सा में अक्सर होता है क्योंकि हर मरीज का दौरा एक टेस्ट की तरह होता है। लक्षणों और उनके आपसी संबंधों के बीच अंतर करने की क्षमता में स्पष्ट और अप्रत्यक्ष स्मृति की कई परतें शामिल होती हैं। अप्रत्यक्ष स्मृति वह है जो नई स्थिति को समझने में पिछले अनुभव की स्वतः पुनर्प्राप्ति करती है। उदाहरण के लिए, एक मरीज अपनी कहानी बताता है। जब आप सुनते हैं तो आप अपने मानसिक पुस्तकालय से यह देखने के लिए सचेत रूप से सोचते हैं कि क्या फिट बैठता है, जबकि अवचेतन रूप से अपने पिछले अनुभवों से उस मरीज की कहानी को समझने में मदद लेते हैं। फिर आपको निर्णय लेना पड़ता है, लार्सन कहते हैं। मेडिकल शिक्षा में व्यावहारिक दृष्टिकोण, लार्सन बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो विश्वविद्यालय, क्लिनिक और अस्पताल में मरीजों को देखते हैं। इसके साथ ही वह प्रशिक्षुओं के काम की निगरानी करते हैं, पढ़ाते हैं और समय मिलने पर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के साथ मेडिकल शिक्षा पर शोध करते हैं। स्कूल में कई तरह की शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कक्षा के व्याख्यान और प्रयोगशालाएं। छात्र पुनर्जीवन और अन्य प्रक्रियाओं का अभ्यास उच्च तकनीकी पुतलों पर करते हैं, जो मरीजों की तरह दिल की धड़कन, रक्तचाप और प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मानकीकृत मरीजों, स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट्स का उपयोग किया जाता है, जो ऐसे अभिनेता होते हैं जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं और छात्रों को उनका निदान करना होता है। लार्सन के निष्कर्ष। व्यावहारिक अनुभव का महत्व। लार्सन के अध्ययनों से पहला निष्कर्ष यह है कि क्लिनिक में मरीजों को देखने का अनुभव छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। सिर्फ मरीजों के बारे में पढ़ने से पर्याप्त ज्ञान नहीं मिलता। मरीजों के साथ व्यावहारिक अनुभव से छात्र व मानसिक मॉडल और प्रक्रियाएं विकसित कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन में आवश्यक होती हैं। 2. पुनर्प्राप्ति अभ्यास की गुणवत्ता। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जो जानते हैं उसका अभ्यास कैसे करते हैं। इसलिए अभ्यास वैसा होना चाहिए जैसा वास्तविक जीवन में प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। विविधता बनाम दोष। छात्रों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के मरीजों को देखकर विविधता में निपुण होना चाहिए, लेकिन विविधता पर बहुत अधिक जोर देने से आम बीमारियों की पहचान के आवश्यक पुनर्प्राप्ति अभ्यास, रिट्रीवल प्रैक्टिस पर जोर कम हो सकता है। यह शोध ये बताता है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
जटिल ज्ञान और कौशल को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए व्यावहारिक अनुभव और सही प्रकार का अभ्यास आवश्यक है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से जानें, लार्सन कहते हैं। इसलिए हम आपको इन मानकीकृत मरीजों, स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट्स को बार बार देखने देंगे और आपका प्रदर्शन तब तक मूल्यांकित करेंगे जब तक आप ये नहीं दिखा पाते कि मैं वास्तव में इसे अच्छी तरह से कर सकता हूँ। यह विविधता बनाम पुनरावृत्ति का मामला नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उचित रूप से संतुलित हैं और यह भी समझे कि कभी कभी हम परिचितता के जाल में फंस जाते हैं। मैंने पहले ही इस समस्या वाले बहुत से मरीज देख लिए हैं, मुझे उन्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में बार बार पुनर्प्राप्ति प्रैक्टिस दीर्घकालिक याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यावहारिक अनुभव का महत्व एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू व्यावहारिक अनुभव है। एक डॉक्टर के लिए मरीजों को देखना स्पेस्ड रिट्राइवल प्रैक्टिस, इंटरलीविंग और विविधता का एक स्वाभाविक चक्र प्रदान करता है। लार्सन कहते हैं, चिकित्सा का अधिकांश हिस्सा अनुभव से सीखने पर आधारित है। यही कारण है कि पहले 2 वर्षों के बाद हम छात्रों को कक्षा से बाहर ले जाते हैं और उन्हें क्लिनिकल सेटिंग्स में डालते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि सीखने और अनुभव को एक साथ लाने में क्या खास बात है। हमारे पास कई अनुभव हैं जिनसे हम कुछ नहीं सीखते। उन अनुभवों में क्या अंतर है जो हमें कुछ सिखाते हैं? चिंतन, रिफ्लेक्शन का महत्व। जैसा कि न्यूरोसर्जन माइक एबरसोल ने अध्याय 2 में उल्लेख किया, चिंतन एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अनुभव से सीखने में मदद करता है। कुछ लोग चिंतन की क्रिया के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं, इसलिए डग लार्सन ने अपने शोध का विस्तार किया है ताकि इसे प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए संरचित किया जा सके। वह छात्रों से यह आदत विकसित करने में मदद करने के लिए दैनिक या साप्ताहिक सारांश लिखने का प्रयोग कर रहे हैं। इन सारांशों में छात्रों को यह लिखना होता है कि उन्होंने क्या किया, ये कैसे काम किया और अगले बार बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए वे क्या अलग कर सकते हैं। उनका अनुमान है कि दैनिक चिंतन स्पेस्ड रिट्रीवल प्रैक्टिस का एक रूप है और यह वास्तविक दुनिया में चिकित्सा के अनुप्रयोग में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मेडिकल स्कूल में क्विज और परीक्षण। कक्षा व्याख्यान और इन सर्विस प्रशिक्षण पर विचार लार्सन के अनुसार मेडिकल स्कूल के इंटर्न अपना 100% समय सम्मेलनों में व्याख्यान सुनने में बिताते हैं। व्याख्यानों में अक्सर मेटाबॉलिक बीमारियों, विभिन्न संक्रामक बीमारियों या दवाओं पर चर्चा होती है। आमतौर डॉक्टर भोजन करते हुए सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। लार्सन कहते हैं, मुझे लगता है कि जितना भुला दिया जाता है उसे देखते हुए ये बहुत निराशाजनक है कि हम एक ऐसी गतिविधि में इतनी सारी संसाधन लगा रहे हैं जो वर्तमान में की जा रही है और जिससे सीखने पर शोध हमें बताता है कि ये बेहद अप्रभावी है। छात्र व्याख्यान में सामग्री को दोबारा नहीं पढ़ते, नहीं उनका परीक्षण होता है, वे केवल सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। भूलने की प्रक्रिया को रोकने का सुझाव लार्सन सुझाव देते हैं। 1. सम्मेलन के अंत में क्विज दें और इसे स्पेस्ड रिट्रीवल प्रैक्टिस के साथ जारी रखें। 2. क्विज को पाठ्यक्रम का एक मानक हिस्सा बनाएं। हर हफ्ते छात्रों को ईमेल के माध्यम से टेस्ट सवाल दिए जाएं जिनका वे अभ्यास करें। वे पूछते हैं, हम ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं जो भूलने की प्रक्रिया को रोकें या उस पर हस्तक्षेप करें और सुनिश्चित करें कि ये सिस्टम स्कूल में व्यवस्थित रूप से लागू किए जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की खामियां लार्सन कहते हैं, जैसा कि वर्तमान में है, मेडिकल निवासी कार्यक्रम केवल यह निर्धारित करते हैं कि आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए और यहीं यह समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, संकाय सदस्य आकर अपने व्याख्यान देते हैं, लेकिन अंत में हम वास्तव में जो हासिल करते हैं वह बहुत कम होता है।
ये सिद्धांत व्यापक रूप से लागू हो सकते हैं। कॉलेज फुटबॉल एक सीखने का मॉडल खोजने के लिए एक असंगत स्थान लग सकता है, लेकिन जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के कोच विंस डूली के अभ्यास शासन पर चर्चा एक दिलचस्प मामला प्रस्तुत करती है। डूली इस विषय में प्रामाणिक हैं। 1960 से 1965 तक बुलडॉग्स फुटबॉल के मुख्य कोच के रूप में उन्होंने 201 जीत, केवल 77 हार और डेथ ड्रॉ गेम्स का आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 6 कॉन्फ्रेंस खिताब और 1 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। बाद में विश्वविद्यालय के एथलेटिक निदेशक बने, जहां उन्होंने देश के सबसे प्रभावशाली एथलेटिक्स कार्यक्रमों में से एक का निर्माण किया। हमने कोच डूली से पूछा कि खिलाड़ी खेल की सभी जटिलताओं में महारत कैसे हासिल करते हैं। उनके कोचिंग और प्रशिक्षण के सिद्धांत एक साप्ताहिक चक्र के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो एक शनिवार के खेल से अगले शनिवार तक चलता है। इस छोटे से समय में बहुत कुछ सीखना होता है। कक्षा में विपक्षी टीम के खेल का अध्ययन करना, रक्षात्मक और आक्रामक रणनीतियों पर चर्चा, उन रणनीतियों को मैदान लागू करने, इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर व्यक्तिगत पोजीशन के मूवमेंट पर काम करना, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक टीम के रूप में अभ्यास करना, फिर इन मूवमेंट्स को तब तक दोहराना जब तक कि वे स्वाभाविक न हो जाएं। मूलभूत कौशल बनाए रखना। डूली का मानना है कि आपको मूलभूत कौशल जैसे ब्लॉकिंग, टैकलिंग, गेंद पकड़ना और इसे ले जाना समय समय पर हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। प्रत्येक अभ्यास में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक पुनरावृत्ति बोरियत पैदा कर सकती है। पोजीशन कोच खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत रूप से उनके विशेष कौशल पर और टीम अभ्यास के दौरान उनके प्रदर्शन पर काम करते हैं। विशेष खेलों का अभ्यास। डूली बताते हैं कि टीम के प्रदर्शन में अंतर लाने के लिए विशेष खेल अक्सर निर्णायक होते हैं। ये विशेष खेल स्पेस्ड लर्निंग के उदाहरण हैं। इन्हें केवल गुरुवार को अभ्यास किया जाता है, जिससे हर सत्र के बीच एक सप्ताह का अंतराल रहता है। ये खेल विभिन्न क्रमों में चलाए जाते हैं। दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रम का महत्व। डूली के अनुसार टीम की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू एक सटीक दैनिक और साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें व्यक्तिगत और टीम अभ्यास के तत्वों को आपस में जोड़ा गया है। हर दिन की शुरुआत प्रत्येक खिलाड़ी के पोजीशन के मूलभूत कौशल पर सख्त ध्यान केंद्रित करने से होती है। इसके बाद छोटे समूहों में अभ्यास होता है, जिसमें कई पोजीशन शामिल होती हैं। अंततः इन भागों को टीम के रूप में जोड़ा जाता है। खेल की गति और समायोजन। सप्ताह के मध्य तक टीम वास्तविक समय में पूरी गति से खेलती है। जैसे जैसे खेल का समय करीब आता है, अभ्यास की गति फिर धीमी हो जाती है और ये बिना शारीरिक संपर्क के एक तरह का रिहर्सल बन जाता है। डूली कहते हैं, खेल मूल रूप से हर बार एक ही तरीके से शुरू होता है, लेकिन विरोधी टीम की प्रतिक्रिया इसे बदल देती है। इसलिए आपको उसके अनुसार खुद को समायोजित करना आना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास में खिलाड़ी ये सीखते हैं कि यदि विरोधी टीम इस तरह से प्रतिक्रिया करती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में बार बार ऐसा करने से खिलाड़ी वास्तविक खेल में किसी भी स्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज एक खिलाड़ी अपनी प्लेबुक पर कैसे महारत हासिल करता है। वह इसे घर ले जाता है और खेलों को अपने दिमाग में दोहराता है। वह उन पर चलकर अभ्यास कर सकता है। कोच डूली कहते हैं, प्रत्येक अभ्यास शारीरिक रूप से थकाने वाला नहीं हो सकता, नहीं तो आप अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे। अगर किसी खेल में आपको पहले एक दिशा में कदम रखना है और फिर दूसरी दिशा में जाना है, तो आप इसे अपने दिमाग में दोहरा सकते हैं। आप अपने शरीर को उस दिशा में थोड़ा झुकाकर इसका मानसिक अभ्यास कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा होता है जहां आपको समायोजन करना पड़ता है, तो आप इसे मानसिक रूप से कर सकते हैं। प्लेबुक पढ़कर उसे दिमाग में दोहराकर और शायद कुछ कदम चलकर आप इसे सिमुलेट कर सकते हैं। इस तरह का अभ्यास कक्षा और मैदान पर मिलने वाले अभ्यास में जुड़ जाता है। खास खेल से पहले की तैयारी। शनिवार की सुबह फाइनल क्वार्टर बैक मीटिंग होती है, जहां गेम प्लान की समीक्षा की जाती है और इसे मानसिक रूप से दोहराया जाता है।
आक्रामक कोच खेल के लिए सभी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन जब खेल शुरू होता है तो इसे अंजाम देना क्वार्टरबैक के हाथों में होता है। कोच डूली की टीम का दृष्टिकोण, डूली की टीम के अभ्यास में सब कुछ शामिल है। रिट्रीवल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, वेरिएशन। शनिवार के खेल में उतरने वाला अनुभवी क्वार्टरबैक खेलों, प्रतिक्रियाओं और समायोजन को मानसिक रूप से दोहराते हुए उसी तरह काम कर रहा है जैसे ऑपरेशन रूम में अनुभवी न्यूरोसर्जन, जो पहले से ही आने वाले हर कदम की तैयारी कर रहा है। यहाँ मास प्रैक्टिस और उसके विकल्पों के बारे में आज जो हम जानते हैं उसका सारांश है। वैज्ञानिक इसे और गहराई से समझते रहेंगे। हमें गहरा विश्वास है कि एक ही चीज पर केंद्रित होकर और लगातार दोहराव के माध्यम से हम बेहतर सीखते हैं। ये विश्वास बार बार उस सुधार से प्रमाणित होता है जो प्रैक्टिस के दौरान दिखाई देता है। लेकिन वैज्ञानिक इसे कौशल के अधिग्रहण चरण के दौरान क्षणिक ताकत कहते हैं और इसे आधारभूत आदत ताकत, हैबिट स्ट्रेंथ से अलग मानते हैं। वे तकनीकें जो आदत ताकत बनाती हैं, जैसे स्पेसिंग, इंटरलीविंग और वेरिएशन, दृश्य सुधार को धीमा करती हैं और अभ्यास के दौरान वह सुधार नहीं देती जो हमारे प्रयासों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। क्रैमिंग, जो मास्ट प्रैक्टिस का एक रूप है, को बिंज एंड पर्ज, खाने ज्यादा खाना और फिर उल्टी कर देना की तरह बताया गया है। इसमें बहुत कुछ अंदर जाता है लेकिन अधिकतर जल्दी बाहर आता है। पेसिंग और अभ्यास के दौरान समय का अंतराल रखने से सीखने और याददाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है। सही अंतराल का सवाल, कितना बड़ा अंतराल होना चाहिए? सरल उत्तर, इतना कि अभ्यास केवल बेमन से दोहराव न बने, कम से कम इतना कि थोड़ा भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अभ्यास सत्रों के बीच थोड़ा भूलना फायदेमंद हो सकता है अगर ये अभ्यास में अधिक प्रयास की ओर ले जाता है। हालांकि इतना अधिक भूलना भी सही नहीं है कि पुनर्प्राप्ति रिट्रीवल सामग्री को फिर से सीखने जैसा हो जाए। अभ्यास सत्रों के बीच का समय यादों को संगठित होने देता है। नींद स्मृति को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अभ्यास सत्रों के बीच कम से कम एक दिन का अंतराल रखना अच्छा होता है। फ्लैश कार्ड्स के जरिए स्पेसिंग का उदाहरण एक साधारण फ्लैश कार्ड डेक भी स्पेसिंग का एक उदाहरण प्रदान कर सकता है। किसी भी एक कार्ड को दोहराने से पहले आप कई अन्य कार्ड्स के साथ काम करते हैं। जर्मन वैज्ञानिक सेबास्टियन लाइटनर ने फ्लैश कार्ड्स के लिए स्पेस्ड प्रैक्टिस का अपना सिस्टम विकसित किया, जिसे लाइटनर बॉक्स कहा जाता है। इसे 4 फाइल कार्ड बॉक्स की एक श्रृंखला के रूप में सोचें। पहले बॉक्स में वे अध्ययन सामग्री होती है, जैसे संगीत स्कोर, हॉकी मूव्स या स्पेनिश शब्दावली फ्लैश कार्ड्स, जिन्हें बार बार अभ्यास करना पड़ता है क्योंकि आप इनमें अक्सर गलतियां करते हैं। दूसरे बॉक्स में वे कार्ड्स होते हैं जिनमें आप थोड़े बेहतर हैं और ये बॉक्स पहले की तुलना में कम बार अभ्यास किया जाता है। तीसरे बॉक्स के कार्ड्स का अभ्यास दूसरे से भी कम बार किया जाता है और इसी तरह। यदि आप किसी प्रश्न में गलती करते हैं, संगीत में गड़बड़ी करते हैं या वन टच पास में चूकते हैं, तो उसे पहले बॉक्स में वापस ले आते हैं ताकि आप उसे अधिक बार अभ्यास कर सकें। इस प्रणाली का मुख्य विचार यह है कि जितनी अच्छी आपकी महारत होगी उतना ही अभ्यास कम होगा, लेकिन यदि इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है तो यह कभी भी आपके अभ्यास बॉक्स से पूरी तरह गायब नहीं होगा। परिचित होने के जाल से बचें। वह भावना कि आप किसी चीज को जानते हैं और अब अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, नुकसान पहुंचा सकती है। डग लार्सन कहते हैं, आपको यह अनुशासन रखना होगा कि ठीक है, मुझे इसे पूरी तरह से याद करना होगा, और यदि मैं नहीं कर पाया तो मैंने क्या छोड़ा, मुझे यह कैसे याद नहीं रहा। इंटरलीविंग और वेरिएशन के लाभ। इंटरलीविंग, अलग अलग विषयों को मिलाकर अभ्यास करना, भी स्पेसिंग का एक रूप है। इंटरलीविंग आपके कौशल में सुधार करने में मदद करता है और ये आपको विभिन्न समस्याओं के बीच भेदभाव करना सिखाता है ताकि आप अपने बढ़ते टूल किट से सही समाधान चुन सकें।
उदाहरण के तौर पर हॉकी क्लास में आप स्केचिंग, पक हैंडलिंग और शूटिंग जैसी अलग अलग गतिविधियों का अभ्यास करते हैं। भले ही आपको लगे कि आप एक गतिविधि में सुधार करने से पहले दूसरी पर स्विच कर रहे हैं, लेकिन यह अभ्यास वास्तव में अधिक प्रभावी होता है। अगले सप्ताह आप सभी गतिविधियों में बेहतर होंगे, बजाय इसके कि हर सत्र में एक ही कौशल को सुधारने की कोशिश करें। वेरिएशन भी व्यापक समझ बनाने में मदद करता है। ये बदलती परिस्थितियों का आकलन करने और उनके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया आयोजित करने की क्षमता को विकसित करता है। इंटरलीविंग और वेरिएशन मेमोराइजेशन से आगे बढ़ने और उच्च स्तर के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और एप्लीकेशन को प्रोत्साहित करते हैं। ब्लॉक्ड प्रैक्टिस बनाम वेरिएशन ब्लॉक्ड प्रैक्टिस, जहां एक ही कौशल को बार बार दोहराया जाता है, अक्सर वेरिएशन के साथ प्रम जाता है। उदाहरण, यदि आप फ्लैश कार्ड्स को हमेशा एक ही क्रम में अभ्यास करते हैं तो यह कम प्रभावी होता है। वेरिएशन के साथ आपको अपने फ्लैश कार्ड्स को शफल करना चाहिए। जीवन में स्पेसिंग और इंटरलीविंग और वेरिएशन हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर रोगी का दौरा या फुटबॉल का खेल एक प्रकार का रिट्रीवल प्रैक्टिस है। हर ट्रैफिक स्टॉप पुलिस कर्मी के लिए अलग होता है, जो उनकी याददाश्त को बढ़ाता है और भविष्य में उन्हें और अधिक प्रभावी बनाता है। रिफ्लेक्शन का महत्व। रिफ्लेक्शन पुनर्विचार एक प्रकार का रिट्रीवल प्रैक्टिस है। क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये कैसे निकला, इसे एल्बोरेशन के साथ जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है। मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी डगलासन याद दिलाते हैं कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बेहद लचीले होते हैं। मस्तिष्क को सक्रिय रखना वास्तव में फर्क लाता है। अधिक जटिल नेटवर्क बनाने और बार बार इन सर्किट्स का उपयोग करने से वे अधिक मजबूत हो जाते हैं।